मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानी फिल्मों में तो बहुत देखी होगी, है ना। पर आज हम बात करेंगे एक असली कहानी की। एक ऐसे इंसान के तजुर्बे की जिसने पहले इस दुनिया पर रिपोर्टिंग की और फिर इसे खुद जिया। बस एक लाइन सोचिए, ये एक लाइन क्राइम रिपोर्टर जिग्ना वोरा की जिंदगी के उस जबरदस्त मोड़ को बयां कर देती है जिनका सफर आज हम इस कहानी के अंदर ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जिग्ना की कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि वो किस दुनिया को कवर करती थी। यानी 80 और 90 के दशक का वो मुंबई अंडरवर्ल्ड जो ताकत और कहानियों से भरा हुआ था। देखिए, अंडरवर्ल्ड कोई एक दिन में खड़ा नहीं हो गया था। इसे बनने में कई दशक लगे। ये गलियों की लड़ाई से शुरू हुआ और धीरे धीरे देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज तक में घुस गया। और कमाल की बात यह है कि लोगों की नज़र में भी एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आया। गैंगस्टर्स को अक्सर सिर्फ मुजरिम नहीं बल्कि हीरो की तरह देखा जाता था, खासकर उनके अपने इलाकों में। अपने लोगों के लिए वो किसी रक्षक से कम नहीं थे। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि 1993 के धमाकों ने अंडरवर्ल्ड को कैसे बीच से फाड़ दिया। इसने दो बिल्कुल अलग, एक दूसरे के खून के प्यासे गैंग बना दिए, जिनके सरगना थे ये दो लोग। तो सालों तक जिग्ना वोरा एक रिपोर्टर की तरह इस दुनिया को बाहर से देख रही थीं। लेकिन फिर साल 2011 में कुछ ऐसा हुआ कि रिपोर्टर और कहानी के बीच की लाइन वो पूरी तरह मिट गई, और वो भी बहुत ही भयानक तरीके से। तो सवाल यह है कि एक रिपोर्टर खुद सुर्खी कैसे बन जाता है। इसकी शुरुआत हुई एक ऐसी घटना से जिसने पूरे मुंबई के पत्रकारिता जगत को हिलाकर रख दिया। एक जाने माने पत्रकार का मर्डर, वो भी दिन दहाड़े। ये पहले कभी नहीं हुआ था। पुलिस की जांच की सुई फौरन अंडरवर्ल्ड की तरफ घूम गई। और फिर 6 महीने बाद कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पुलिस ने जिग्ना को ही गिरफ्तार कर लिया, जो खुद एक पत्रकार थीं। तो यहां समझने वाली बात यह है कि कोई सीधा सबूत था ही नहीं। पूरा का पूरा केस वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, मतलब अप्रत्यक्ष सबूतों पर टिका था। और इसी गिरफ्तारी के साथ शुरू हुए वो 9 महीने, एक ऐसी जगह पर जिसके बारे में जिग्ना ने सिर्फ लिखा था। और इन 9 महीनों ने उनकी पहचान को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। सोचिए, जेल के अंदर उनका पहला पल कैसा रहा होगा। जैसे ही वो बैरक में गईं, किसी ने उनका नाम नहीं पुकारा। एक आवाज आई, एक नई आई। बस यहीं से उनकी नई पहचान की शुरुआत हो गई। जेल के अंदर उनकी बाहर की दुनिया, उनकी रिपोर्टर वाली पहचान, सब बेमतलब था। वो धीरे धीरे सिर्फ दीदी बन गईं। ये एक इज्जत थी जो उन्होंने वक्त के साथ उस बेरहम माहौल में जीना सीखकर कमाई। जेल की 4 दीवारी के अंदर की दुनिया वो एक अलग ही कायनात थी। अपने नियम, अपनी अर्थव्यवस्था और ऐसी ऐसी कहानियां जो दिल दहला दें। मतलब वो ऐसी कहानियों से घिर गईं, ऐसी औरतों से मिलीं जिनकी दुनिया बिल्कुल अलग थी। इन तजुर्बों ने उन्हें लोगों को सिर्फ अपराधी की नज़र से नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर देखने पर मजबूर कर दिया। लेकिन शायद सबसे मुश्किल पल वो होते थे जब कोई उनसे मिलने आता था, खासकर उनका छोटा बेटा। उसका एक मासूम सा सवाल, उस सवाल ने जैसे पूरी स्थिति के धोखे और बेबसी को सामने लाकर रख दिया। तो 2018 में 7 साल तक चली एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जिग्ना को पूरी तरह से बरी कर दिया गया। लेकिन जेल की सलाखों से आज़ादी, समाज के तानों से आज़ादी नहीं थी। कोर्ट ने उन्हें बेगुनाह माना, मतलब उनके नाम पर अब एक भी क्रिमिनल चार्ज नहीं था, 0। लेकिन कोर्ट के फैसले के बावजूद समाज का फैसला बदलना कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। वो जो एक दाग लग गया था अंडरवर्ल्ड और मर्डर से जुड़ने का, वो मिटा नहीं। ये दिखाता है कि भले ही कानून किसी को बेगुनाह साबित कर दे, समाज उसे अपनी सजा सुना ही देता है, और वो सजा अक्सर कभी खत्म नहीं होती। और यहीं पर जिग्ना का तजुर्बा हमें एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। हमारी न्याय व्यवस्था का असली मकसद क्या है और उसमें समाज की क्या भूमिका है? हम कौन सा रास्ता चुनते हैं?